नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी मोरबी हादसे में अपनों को बचाने में लगी बीजेपी की, गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक की, बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई रोहित वेमुला की मां की, पीएम मोदी पर गहलोत के तंज की, जानेंगे बीजेपी के दफ्तर पर केजरीवाल सरकार ने क्यों लगाया जुर्माना, महाराष्ट्र में क्यों मुश्किल में फंसती दिख रही है एकनाथ शिंदे की सरकार, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी देश की पहली डिजिटल करेंसी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मतदान के अधिकार मामले पर बंद हुई सुनवाई, सरकार के आश्वासन पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया फैसला। केंद्र ने कहा एनआरआई और प्रवासी मजदूरों को मतदान का मौका देने के लिए बनेगा कानून। उद्धव शिंदे विवाद पर अगले महीने शुरू हो सकती है सुनवाई, कोर्ट ने कहा 29 नवंबर को विस्तृत सुनवाई की तारीख तय करेगा कोर्ट। 5 जजों की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों को संकलन तैयार करने का दिया आदेश। न्यूजीलैंड को हराकर T20 वर्ल्ड कप की दौड़ में लौटा इंग्लैंड, ब्रिस्बेन में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 20 रनों से दी मात। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, 375 अंकों की तेजी के साथ सेंसेक्स 61,121 अंक पर हुआ बंद, निफ्टी 133 अंकों की तेजी के साथ 18,145 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल ब्रिज हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 140 से ज्यादा हो चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि आरोपियों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन सरकार के दावे और एक्शन में जमीन आसमान का अंतर है। इस बीच आज पीएम मोदी भी मोरबी पहुंचे, लेकिन उनका दौरा भी विवादों में फंस गया। तो मोरबी को लेकर क्यों घिरती जा रही है बीजेपी, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में 1-2 दिन में ही विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने वाला है, लेकिन इससे पहले मोरबी में हुए हादसे ने बीजेपी को मुसीबत में डाल दिया है। ये मुसीबत प्रशासन की कार्रवाई से और बढ़ती दिख रही है। पुलिस ने हादसे पर जो एफआईआर दर्ज की है उस पर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की एफआईआर में ना तो पुल को ऑपरेट करके पैसा कमाने वाली ओरेवा कंपनी का जिक्र है और न ही पुल की मरम्मत करने वाली देव प्रकाश सॉल्यूशन कंपनी का। पुल की निगरानी का जिम्मा मोरबी नगर पालिका का है, लेकिन नगर पालिका के इंजीनियरों का नाम भी एफआईआर में नहीं है। पुलिस ने सारी जिम्मेदारी मजदूरों पर डालकर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। पुलिस ने जिन 9 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है उसमें 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 मजदूर हैं, 2 टिकट क्लर्क हैं और ओरेवा कंपनी के 2 मैनेजर शामिल हैं। हादसे को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जांच के लिए जिन 5 अधिकारियों की कमेटी बनाई थी उसने सिर्फ 25 मिनट में अपनी जांच पूरी कर ली। पुल ऑपरेट करने वाली ओरेवा कंपनी और मोरबी की नगर पालिका के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें इस बात का कोई जिक्र ही नहीं किया गया कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार होगा। ओरेवा कंपनी को सिर्फ कमाई की चिंता थी, इसलिए त्योहारों को देखते हुए बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के केबल पुल को खोल दिया गया और जब हादसा हुआ तो जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश तेज हो गई है। आज पीएम मोदी भी मोरबी पहुंचे, वो उस अस्पताल में पहुंचे जहां लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन पीएम मोदी का मोरबी दौरा भी विवादों में फंस गया है। पीएम मोदी के दौरे की खबर लगते ही सिविल अस्पताल का रंग रोगन और मरम्मत की गई है। मरीजों के वार्ड में नए बेड और वाटर कूलर लगाए गए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अस्पतालों की मरम्मत पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पीएम मोदी सिविल अस्पताल पहुंचे, उससे पहले वहां रंगाई पुताई हो रही है, चमचमाती टाइल्स लगाई जा रही हैं। पीएम मोदी की तस्वीरों में कोई कमी ना रहे, इसका सारा प्रबंध हो रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती, इतने लोगों की जान चली गई और ये इवेंट बाजी में लगे हैं। मोरबी हादसे और कांग्रेस के सवालों से गुजरात में बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं चुनाव की तारीखों से पहले कांग्रेस ने अपना बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। कांग्रेस ने अपने सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिससे बीजेपी खेमे में खलबली मच गई है। चुनाव के ऐलान से पहले गुजरात में सियासी सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। बीजेपी और आप लगातार गुजरात की जनता को रिझाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब कांग्रेस ने भी मतदाताओं को अपने पाले में करने का बड़ा प्लान बनाया है। कांग्रेस गुजरात के 5 क्षेत्रों में आज से गुजरात परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू कर रही है। इस दौरान 5,400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की जाएगी और 145 जनसभाएं और 95 रैलियां की जाएंगी। कांग्रेस की 5 परिवर्तन संकल्प यात्राएं आज से शुरू हो चुकी हैं। संकल्प यात्रा को लेकर जिग्नेश मेवानी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि
गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर, पूर्व अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के नेतृत्व में आज उत्तर गुजरात में परिवर्तन संकल्प यात्रा का मेरे मत क्षेत्र बडगाम से शुभारंभ किया। यात्रा की शुरुआत के दौरान जिग्नेश मेवानी भी मौजूद थे। आज पहली यात्रा भुज से राजकोट के लिए शुरू हुई। इसकी शुरुआत दिग्विजय सिंह ने की। दूसरी यात्रा सोमनाथ से अहमदाबाद की हुई। तीसरी यात्रा बडगाम से गांधीनगर के लिए शुरू हुई, जिसे जिग्नेश मेवानी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। चौथी यात्रा फागवेल से बडोदरा के बीच हुई। पांचवी यात्रा जम्बूसर से उमरगाम के बीच हुई। यात्रा पहले सोमवार को शुरू होने वाली थी, लेकिन रविवार को मोरवी पुल हादसे के बाद इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने पहले कहा था, कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा गुजरात के 5 जोन में शुरू होगी और यात्रा के दौरान 145 जनसभाएं और 95 रैलियां आयोजित की जाएंगी। कुल 5432 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली इस यात्रा का लक्ष्य 4 करोड़ 50 लाख लोगों से सीधा संवाद स्थापित करना है। गुजरात विधानसभा चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। निर्वाचन आयोग ने अभी तक विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है, लेकिन इसी हफ्ते चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। कांग्रेस नेताओं की माने तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, कांग्रेस विधायक सचिन पायलट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस की 5 संकल्प यात्राओं का असर 125 सीटों पर पड़ने वाला है, जो बीजेपी के चुनावी समीकरणों को बिगाड़ सकता है। इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने भी बीजेपी की नाक में दम कर रखा है। यात्रा में जुट रही भीड़ ने राहुल और कांग्रेस के जोश को कई गुना बढ़ा दिया है। आज यात्रा के 55वां दिन था और तेलंगाना के शमशाबाद से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। पदयात्रा में रोहित वेमुला की मां राधिका वेमुला ने भी हिस्सा लिया। 7 सितंबर को कांग्रेस ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया था और अब यात्रा को 2 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बचे हैं। अब तक ये यात्रा 54 दिन पूरे कर चुकी है और इन दिनों में जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत दिए हैं, क्योंकि यात्रा के पहले दिन से ही कांग्रेस की लोकप्रियता में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों का उत्साह बढ़ रहा है। ऐसे में आज यात्रा 55वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज राहुल गांधी चार मीनार पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, जहां से 19/10/1990 को राजीव गांधी ने सद्भावना यात्रा शुरू की थी। तब से कांग्रेस हर साल यहाँ राष्ट्रीय ध्वज फहराती है। वहीं पद संभालने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज शाम भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। वहीं आज यात्रा की शुरुआत तेलंगाना के माथा मंदिर से हुई और आज भी यात्रा में भारी संख्या में लोग जुड़े। सबसे खास बात ये रही कि आज यात्रा में हैदराबाद विश्वविद्यालय के दलित छात्र रोहित वेमुला की मां शामिल हुई। रोहित की मां राधिका वेमुला ने ट्वीट कर कहा, भारत जोड़ो यात्रा के प्रति एकजुटता दिखाई, राहुल गांधी के साथ चली और कांग्रेस से संविधान को भाजपा आरएसएस के हमले से बचाने, रोहित वेमुला को न्याय दिलाने, रोहित अधिनियम पारित कराने, उच्च न्यायपालिका में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने, सभी के लिए शिक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। वहीं कांग्रेस ने राधिका वेमुला के राहुल गांधी के साथ चलने की तस्वीरें अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर साझा की। बता दें कि कथित उत्पीड़न के बाद 2016 में वेमुला ने आत्महत्या कर ली थी। इस घटना ने उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिवाद के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया था। यात्रा में राधिका वेमुला का शामिल होना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की यात्रा लोगों का भरोसा जीत रही है और आम जनता को अब कांग्रेस से उम्मीदें हैं। यानी कहा जा सकता है कि ये यात्रा कांग्रेस के लिए संजीवनी के तौर पर काम कर रही है। रोहित वेमुला की मां ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रति एकजुटता दिखाई, तो वहीं राहुल ने भी उन्हें अपने गले लगाया। राहुल और रोहित वेमुला की मां की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। वायरल तो सीएम अशोक गहलोत का बयान भी हो रहा है। अपने बयान से गहलोत ने पीएम मोदी के सामने ही उनकी किरकिरी कर दी। आज मानगढ़ के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी और गहलोत एक ही मंच पर थे, लेकिन अपने संबोधन में गहलोत ने पीएम मोदी पर बड़ी बात कह दी। तो क्या कह गए गहलोत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में जनसभा को संबोधित किया, लेकिन पीएम के पास एक ही मंच पर बैठे सीएम गहलोत को मायूसी हाथ लगी, क्योंकि पीएम ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया। लेकिन गहलोत ने मंच से ही पीएम मोदी पर जो तंज कसा, उसका जवाब पीएम के पास भी नहीं था। दरअसल गहलोत ने पीएम मोदी के विदेश में होने वाले सम्मान को लेकर कहा, आज हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दुनिया भर में सम्मान मिल रहा है। ये सम्मान इसलिए मिलता है क्योंकि वो महात्मा गांधी के देश से आते हैं। दुनिया जानती है कि पीएम मोदी उस देश से आते हैं जहां 70 साल बाद भी लोकतंत्र जिंदा है, जहां लोकतंत्र की जड़ें गहराई तक जमी हुई हैं।
इसके साथ ही गहलोत ने मंच से ही पीएम मोदी से अपील की कि मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, लेकिन पीएम ने गहलोत की अपील पर फैसला राज्यों के पाले में ही डाल दिया। पीएम मोदी ने कहा, मानगढ़ धाम को भव्य बनाने की इच्छा सबकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आपस में चर्चा कर एक विस्तृत प्लान तैयार करें। पीएम ने आदिवासी समाज की तारीफ करते हुए कहा कि सबसे पहले देश की आजादी का बिगुल आदिवासी समाज ने ही फूका था। हम आदिवासी समाज के योगदानों के कर्जदार हैं। भारत के चरित्र को सहेजने वाला आदिवासी समाज ही है। आपको बता दें, गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम मोदी की जनसभा को काफी अहम माना जा रहा है। 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के आदिवासियों को साधने के लिए पीएम मोदी ने बड़ी जनसभा की है। मानगढ़ के सहारे पीएम मोदी ने राजस्थान, गुजरात और राजस्थान की 99 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। गुजरात में चुनाव का ऐलान किसी भी समय हो सकता है, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव 1 साल बाद होने हैं। आज के कार्यक्रम में तीनों ही राज्य के सीएम उपस्थित थे। अशोक गहलोत की इस बेबाकी ने मोदी की फजीयत करा दी है। इधर फजीयत तो बीजेपी की आम आदमी पार्टी ने भी कर दी है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण निर्माण कार्य पर रोक है, लेकिन बीजेपी अपने एक दफ्तर में निर्माण कार्य करा रही थी। फिर क्या था? दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर चल रहे निर्माण कार्य को न सिर्फ बंद करा दिया, बल्कि 5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया। गैर बीजेपी शासित राज्यों में अब तक विपक्ष के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई नजर आती थी, लेकिन अब राजधानी दिल्ली में बीजेपी केजरीवाल सरकार के निशाने पर आ गई है। सरकार ने बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर पर चल रहे निर्माण कार्य को न सिर्फ बंद करा दिया, बल्कि 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। केजरीवाल सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कार्रवाई की है। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने CAQM के आदेश पर बीजेपी के निर्माणाधीन दफ्तर में चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराया है। गोपाल राय औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान राय ने ये कार्रवाई की। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के छापे से पहले निर्माण स्थल पर गेट पर भारतीय जनता पार्टी सभागार लिखा हुआ था। छापेमारी की कार्रवाई के बाद आनन फानन में इसे ढक दिया गया। दरअसल दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए CQAM के आदेश पर ग्रैब के तीसरे चरण की पाबंदियों को लागू किया गया है। निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए 586 टीमों का गठन किया गया है। इतना ही नहीं, 521 वाटर स्प्रेलिंग मशीनें, 233 एंटी स्मोक गन, 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसी एक्शन के बीच अब दिल्ली सरकार ने भी बीजेपी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी बौखला उठी है। उसने इस एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। अब भले ही बीजेपी इसे सियासत बता रही हो, लेकिन केजरीवाल सरकार की कार्रवाई उस पर बहुत भारी पड़ गई है। दिल्ली में लंबे वक्त से बीजेपी और आप में ठनी है। ऐसे में आपके इस एक्शन से बीजेपी आग बबूला हुई है। इधर महाराष्ट्र में भी शिंदे बीजेपी गठबंधन सरकार मुश्किलों में फंसी हुई है। राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा है। उद्धव ठाकरे के बेटे और विधायक आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर जमकर बरसे हैं। आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे कारोबारी प्रोजेक्ट के लिए फडणवीस को जिम्मेदार माना है। साथ ही फडणवीस को खुली चुनौती भी दे डाली है। शिवसेना विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से टाटा के उस अधिकारी का नाम बताने को कहा है जिसने कहा था कि राज्य में हालात एयरबस परियोजना के लिए ठीक नहीं है। आदित्य ने दावा किया कि केंद्र के इशारे पर परियोजना गुजरात में शिफ्ट की गई। शिंदे बीजेपी सरकार पर की लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ की परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने कहा, शिंदे बीजेपी सरकार की लापरवाही की वजह से हजारों करोड़ की परियोजनाओं से हाथ धोना पड़ा है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टाटा कंपनी के उस अधिकारी का नाम लेने की चुनौती देता हूं जिसने कहा था कि महाराष्ट्र में एयरबस परियोजना स्थापित करने के लिए स्थिति उचित नहीं थी, क्योंकि हम जो जानते हैं वो ये है कि केंद्र सरकार द्वारा टाटा को विशेष रूप से बताया गया कि उन्हें गुजरात में परियोजना स्थापित करनी है। आदित्य ठाकरे यहीं नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को इस मुद्दे पर उनके साथ आमने सामने बहस करने की चुनौती दे डाली है। आदित्य ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि शिंदे को महाराष्ट्र में निवेश के मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हर पैसा महत्वपूर्ण है, इसलिए राज्य में आने वाले हर निवेश का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन फिर हमने वेदांत, फॉक्सकॉन, चिकित्सा उपकरण पार्क, बल्क ड्रग पार्क, एयरबस परियोजना और बहुत कुछ खो दिया। हम जो लाए हैं वो 2000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जबकि हमें 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के जाने का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र को हुए बड़े नुकसान को लेकर शिंदे बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है, तो वहीं जल्द होने वाले बीएमसी चुनावों ने भी राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है। फिलहाल तो आदित्य के आरोपों से बीजेपी और सीएम शिंदे खुद को बचाने की तरीके ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसका सीधा फायदा उद्धव ठाकरे गुट को मिलता दिख रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात फर्स्ट डिजिटल करेंसी की।
अब जेब में कैश लेकर चलना पुराने जमाने की बात होगी, क्योंकि आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत CBDC जारी की गई है। इसके लिए SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को चुना गया है। आइए जानते हैं ये डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी और आपके लिए किस तरह फायदेमंद साबित होगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार लगातार डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे रही है और अब तो सरकार करेंसी भी डिजिटल करने जा रही है। इसी के तहत आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। ये फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। आरबीआई होलसेल ट्रांजैक्शन और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए अपने डिजिटल रूपी की शुरुआत कर रहा है। इसका इस्तेमाल बड़े वित्तीय संस्थान जिसमें बैंक, बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां और दूसरे बड़े सौदे करने वाले संस्थान करेंगे। इसके बाद CBDC डिटेल जारी होगी। इसका इस्तेमाल लोग रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। डिजिटल करेंसी की वैल्यू भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसको भी फिजिकल करेंसी की तरह ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ई-रूपी को अब अपने मोबाइल वॉलेट में रख सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स इसे बैंक मनी और कैश में आसानी से कन्वर्ट भी करा सकेंगे। सबसे बड़ी बात, इस डिजिटल रुपया का सर्कुलेशन पूरी तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में होगा। डिजिटल करेंसी आने से सरकार के साथ आम लोगों और बिजनेस के लिए लेन देन की लागत में कमी आएगी। हालांकि इस डिजिटल करेंसी के आने से देश की मौजूदा भुगतान प्रणालियों में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे लोग अन्य देशों में मौजूद अपने रिश्तेदारों को आसानी से और बिना ज्यादा शुल्क दिए पैसे भेज सकते हैं। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि अभी इस तरह दूसरे देशों में पैसे भेजने पर 7% से ज्यादा का शुल्क चुकाना पड़ता है, जबकि डिजिटल करेंसी के आने में इसमें 2% तक की कमी आएगी। यानी साफ है कि डिजिटल करेंसी से लोगों को फायदा होगा। अब देखना होगा कि रोजमर्रा के लिए सरकार इसे कब जारी करती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।